बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एब्डोमेन में। इसमें मोस्टली मैं जो डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ मसल्स जो कि एंटी एब्डोमेन वॉल के हैं, और कुछ जो है बोनी फीचर्स जो हैं एंटी एब्डोमेन वॉल के, इसके अलावा इंग्वाइनल कैनाल, लिगामेंट, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, साथ में रेक्टस जो शीट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वक्त आया कि वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इस पैराग्राफ के अंदर जो बात बताई गई है वो सिंपली यही है कि जो अगर हम एंटी एब्डोमेन वॉल को देखते हैं तो एंटी एब्डोमेन वॉल जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डायफ्राम के नीचे से ऑल द वे, अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो पेल्विक तक जाता है। ठीक है, पेल्विक इनलेट से ऊपर तक। पेल्विक इनलेट क्या होता है? जो हिप बोन होता है, हिप बोन उसके लेवल से ऊपर तक आप कह सकते हो कि एब्डोमेन जो एंटी एब्डोमेन वॉल है वो प्रेजेंट होता है। नाउ हिस्टोलॉजी के अंदर जो है ना इसमें ऑब्वियसली बात है, जब हम एंटी एब्डोमेन वॉल को देखते हैं तो ज़्यादातर आपको जो है रिब्स नज़र आती हैं, और रिब्स भी आप देखते हो तो जो कोस्टल मार्जिन है जैसे कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th वाली रिब्स आपको नजर आएंगी, कोस्टल कार्टिलेजेस हो गई जो कि एंटी एब्डोमेन वॉल के बोनी फ्रेमवर्क बना रहा होता है। इसके अलावा आपको लंबार वर्टेब्रे और सैक्रम और कॉक्सिक्स वर्टेब्रे भी थोड़ा पार्ट जो है वो बेसिकली एंटी एब्डोमेन वॉल बना रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर इलियक फोसास जो है दे आर आल्सो बेसिकली फॉर्मिंग दिस एंटी एब्डोमेन वॉल। ठीक है, नाउ जो लंबार वर्टेब्रा है इसकी थोड़ी सी अगर हम फीचर्स की बात करते हैं कि जब आप लंबार वर्टेब्रे को देखते हो तो इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि आप कह सकते हो कि डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं इस वर्टेब्रा के, और ये दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो एक तो आपने याद रखना है कि जिसकी बॉडी होती है वो किडनी शेप्ड होती है और ये बहुत लार्ज होती है। आपको इसमें कोई भी कोस्टल फैसेट्स नज़र नहीं आएंगे जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फीचर होता है किसका? ट्रांसवर्स वर्टेब्रे का, बिकॉज वहाँ पर जो है जाकर रिब्स से अटैच होना होता है, दैट्स वाई। लेकिन क्योंकि लंबार के केस में ऐसा कुछ नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर आपको बॉडी के लेवल पे कोई भी कोस्टल फैसेट्स नज़र नहीं आएंगे। तो एक तो इसकी बॉडी जो है वो लार्ज होती है, किडनी शेप्ड होती है, दूसरा इसमें कोई फैसेट्स नहीं होते। सेकेंड चीज़ ये है ना कि जो इसका वर्टेब्रल फोरामेन होता है, ये वाला वर्टेब्रल फोरामेन ये ट्रायंगुलर है और ये थोड़ा सा लार्ज होता है कंपैरेटिवली अगर हम और वर्टेब्रास को देखते हैं। इस वजह से लार्ज होता है क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेक्सेस वगैरह को अकोमोडेट करना होगा, तो दैट इज़ वाई जो लंबार प्लेक्सेस बनेगी जो कि पूरे के पूरे लंबोसाइकिल प्लेक्सेस जो कि जाकर लोअर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, तो उस वजह से जो है ना ये वाला जो इसका इंटरवर्टेब्रल फोरामेना है दैट इज़ गोइंग टू बी लार्ज। फिर फर्दरमोर आ जाता है एक और बात जो कि है जो कि होती है इसी से रिलेटेड कि इसका जो ट्रांसवर्स ये जो इसका स्पाइन होता है, ये स्पाइन अगर आप साइड से देखते हो तो ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, इस तरह का कुछ इस तरह के शेप का होगा। ठीक है, और ये फ्लैट होता है और फर्दरमोर जो है ये पोस्टीरियर की तरफ मतलब पीछे की तरफ जो है ये प्रोजेक्ट कर रहा होता है। मतलब सिंपल आपको अगर इसमें कोई फीचर याद रखना है तो आप याद रखो कि इस तरह से क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। ठीक है, एंड ये जो है थोड़ा सा फ्लैट है, जैसे हम कह सकते हैं इट्स नॉट लाइक दैट मच राउंडेड नहीं होता। ठीक है, और छोटा प्रोसेस होता है स्पाइन। देन इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात की जाए तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर आपको याद रखना है कि इसमें कोई भी फोरामेन ट्रांसवर्स सीरियम नहीं होता। फोरामेन ट्रांसवर्स सीरियम नॉर्मली हम देखते हैं कि सर्वाइकल वर्टेब्रा के लेवल पे नज़र आते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी फोरामेन ट्रांसवर्स सीरियम नज़र नहीं आएगा और ना ही आपको यहाँ पर कोई कोस्टल फैसेट्स नज़र आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली रिब्स यहाँ पर भी अटैच नहीं हो रहे होते लंबा वर्टेब्रा पे। एंड देन फर्दरमोर ये जो आपको दिख रहे हैं ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस सुपीरियर और इंफीरियर भी होते हैं। तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं ये कनकेव शेप होते हैं और ये मीडियली आप देख सकते हो दे आर फेसिंग मीडियली। ठीक है, मीडियली फेस कर रहे हैं। इस तरह जो नीचे वाली इंफीरियर फैसेट्स होते हैं दे आर लाइक फेसिंग लेटरली एंड दे आर कन्वेक्स इन नेचर। एंड फाइनली जो इंटरलैमिनर स्पेस होता है इसके अंदर दैट इज़ गोइंग टू बी लार्ज। अलॉन्ग विद दैट कुछ और जो चीज़ें यहाँ पर फर्दर बताई गई हैं कि जो इंटरवर्टेबल डिस्क्स होते हैं, अगर आप यहाँ देखते हो जहाँ पर आपको जो इंटरवर्टेबल डिस्क्स होते हैं ये लंबा वर्टेब्रा के लिहाज के लेवल पे जो है ना थोड़े से ज़्यादा थिकर होते हैं कंपैरेटिवली। और फर्दरमोर जो है अगर आप वो देखते हो वर्टेब्रल कॉलम में जो एक वो आता है, एक टर्न सा एक कर्व्स आता है। ठीक है, कर्व्स आता है। इस कर्व को बनाने के लिए भी कौन रिस्पॉन्स, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना अगर हम साइड से फॉर एग्जाम्पल वर्टेब्रल कॉलम को देखते हो कुछ इस तरह से ऐसे कर्व किस्म का होता है, तो जो कर्व लंबा लेवल पे आ रहा होता है ये इसी लंबा वर्टेब्रा की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, इसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। इसकी इनक्योरिटी इज़ बिकॉज ऑफ दिस लंबार वर्टेब्रा। यही चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई हैं। और फर्दरमोर यहाँ पर आप इस लिगामेंट्स वगैरह को भी देख सकते हो। एंटीरियर लिगामेंट है, ये पोस्टीरियर लिगामेंट है। फर्दरमोर जो है यहाँ पर ये सुप्रास्पाइनस हो गया, इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स हो गए, ये सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन थोरेसिक केज इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है ये लॉर्डोसिस कहला रहा है और ये इस लंबार वर्टेब्रा की वजह से बन रहा होता है।
इसके अलावा जो है ना कुछ फीचर्स दिखाए हुए हैं, फीचर्स का बताया हुआ है अबाउट द थोरेसिक केज। नॉर्मली हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब वो इस चैप्टर में डिस्कशन की जरूरत नहीं है उसकी। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसमें जो 12th रिब होता है, 12th रिब थोड़ा सा इट्स लाइक एटिपिकल रिब। और एटिपिकल रिब है क्योंकि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है जो कि जाकर अटैच होगा विद द 12th थोरेसिक वर्टेब्रा। तो वो सिर्फ एक ही मतलब वर्टेब्रा के साथ, नॉर्मली एक रिब जो होती है वो 2 वर्टेब्रा के साथ जाके आर्टिकुलेट कर रहा होता है, लेकिन 12th जो होगा वो एक ही वर्टेब्रा यानी कि 12th जो थोरेसिक वर्टेब्रा है उसी के साथ जाके आर्टिकुलेट करेगा। फर्दरमोर जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट ये पॉइंटेड होता है, कुछ इस तरह का पॉइंटेड होता है, और ये इतना ज़्यादा छोटा होता है कि नॉर्मली अगर आप देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली ये जो है ना आगे की तरफ पूरा आ भी नहीं पाता, ठीक है, ये आगे की तरफ पूरा आ ही नहीं पाता, ये बस पीछे ही मसल्स के अंदर जो है ना गुम हो जाता है। ये जो इसका कोस्टल कार्टिलेज है या फिर ये जो रिब है, ठीक है, ये आगे की तरफ एंटीरियरली बहुत ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। अच्छा, पेल्विस के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना वो ये है कि ये जो पेल्विस आपको दिख रहा है, हिप बोन जो होता है इसमें एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं इलियोपेक्टिनेट लाइन, ठीक है। इलियोपेक्टिनेट लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है। इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस, और उसके नीचे जो बेसिकली पेल्विस का पार्ट बनता है एंटीरियरली उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। यहाँ पे आप देखो जो इलियोपेक्टिनेट लाइन होगी, अगर मैं इसको यहाँ पर देखें, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द इलियोपेक्टिनेट लाइन, ठीक है। ये जो इलियोपेक्टिनेट लाइन होता है इससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो कैविटी बनती है इन दो हिप बोन्स को और सैक्रम वगैरह और कॉसिक्स को मिला के, तो उसको हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं, और इसके नीचे जो कैविटी बनती है उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। अभी फ़िलहाल आप लोग इतना ही याद रखो इसमें। तो इस सिंगल हिप बोन के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि ये इलियोपेक्टिनेट लाइन है। अब आप देखो ये जो इलियक का पोर्शन है इसका ऊपर, यानी कि ऊपर जो आपको पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड आर्क्वेट लाइन, और जो नीचे जा रहा है पेल्विस पोर्शन के पास दैट्स कॉल्ड पेक्टिनेट लाइन। सॉरी, नॉट पेल्विस, प्यूबिस पोर्शन के पास, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है कि दैट पेक्टिनियल लाइन ऑफ द प्यूबिस, ठीक है, ये एंटीरियर, ये आगे की तरफ होगा, और जो पीछे की तरफ जा रहा है दैट इज़ नोन एज द, यानी सिंपली अगर हम यानी आगे की तरफ जो पार्ट आ रहा है ना दिस वन, इसको हम पेक्टिनियल लाइन कहते हैं, और जो पीछे की तरफ जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड आर्क्वेट लाइन। सिमिलरली ये जो आगे की तरफ होगा दैट इज कॉल्ड पेक्टिनियल लाइन, और जो पीछे की तरफ जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड आर्क्वेट लाइन, और इसको पूरा का पूरा ओवरऑल क्या कहते हैं, इसको हम इलियोपेक्टिनेट लाइन कहते हैं। जनरल अपीयरेंस के बारे में बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आप देखते हो किसी का जो है ना फैट बहुत ज़्यादा है एंटी एब्डोमेन वॉल में, तो आप ऑब्वियसली बात है विसरा वगैरह को इतनी आसानी से पैल्पेट नहीं कर पाओगे। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मस्कुलेचर उसका बहुत ज़्यादा है तब भी आप जो है विसरा को इतना ईजिली पैल्पेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इस क्लिनिकल नोट में सिर्फ यही बताया हुआ है। नाउ हम अपनी मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ एंटीलैटरल एब्डोमेन वॉल, ठीक है। अब हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं एंटीलैटरल एब्डोमेन वॉल को, तो आपने ये याद रखना होगा कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं। जब आप डाइसेक्शन करते हो फ्रॉम सुपरफिशियल स्किन से स्टार्टते हो डीप टू द पेरिटोनियल कैविटी, ये जहाँ पे बेसिकली वो कैविटी जिसमें विसरा प्रेजेंट है, तो आखिर आपको कौन कौन सी लेयर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे सुपीरियर मोस्ट आपको नजर आएगी लेयर, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्किन। स्किन के बाद आपको सुपरफिशियल फेशिया नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद डीप फेशिया। देखें कंट्रोवर्सी है डीप फेशिया, एक्चुअल में जो बुक में स्टैंस में लिखा हुआ है उसमें डीप फेशिया के बारे में भी बताया हुआ है कि वो फेशिया जो कि मसल्स को कवर कर रहा है। तो अगर आप डीप फेशिया को इस तरह से लेते हो कि जो मसल्स को कवर कर रहा होता है, तो देन यू कैन कंसिडर डीप फेशिया टू बी अ पार्ट ऑफ द एंटी एब्डोमेन वॉल। अदरवाइज एंटी एब्डोमेन वॉल के अंदर फेशिया नहीं होता, क्योंकि आप खुद सोचो डीप फेशिया ज़्यादातर जितने ज़्यादा फेशिया होते जाएंगे उतना आप जो है ना उस पर्टिकुलर जिस स्ट्रक्चर को इन फेशिया ने कवर किया होता है उसकी मूवमेंट, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन हम एंटी एब्डोमेन वॉल में ये नहीं चाहते, क्योंकि मुसलसल सांस लेना होता है, एंटी एब्डोमेन वॉल आगे पीछे होता रहता है, मूव होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर फेशिया कम हो। तो या तो अगर आप डीप फेशिया को कंसिडर करते हो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटी एब्डोमेन वॉल, देन आपको ये बात याद रखनी है कि इट इज़ बेसिकली जस्ट कवरिंग द मसल्स, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच थिक है। सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया आ गया। डीप फेशिया के बाद जो है वी विल हैव द मसल्स ऑब्वियसली, तो जो भी मसल्स हैं वो आ जाएंगे। अब मसल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट मसल होगा एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक, फिर उसके बाद होगा व्हाट वाज द नेम आई डोंट, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो ये मसल्स हो जाएंगे, एंड मसल्स के बाद जो है दे विल बी ट्रांसवर्सालिस फेशिया, ट्रांसवर्सालिस फेशिया हो गया। एंड ट्रांसवर्सालिस फेशिया के बाद यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी है, लेकिन पेरिटोनियल कैविटी और ट्रांसवर्सालिस फेशिया इन दोनों के दरमियान में भी क्या होगा, देयर विल बी सम स्पेस, और यहाँ पर कुछ इस स्पेस को हम नाम देते हैं प्री पेरिटोनियल स्पेस का, ठीक है। और देन वी हैव द फाइनल वन, दिस इज़ अ पेरिटोनियम। पेरिटोनियल कैविटी की भी दो लेयर्स होती हैं, एक होती है वो जो कि कवर करेगी वो कैविटी जो कि बेसिकली वॉल्स के साथ है, दैट इज कॉल्ड पैराइटल पेरिटोनियम, और जो विसरा को कवर करेगी वो पेरिटोनियम कहलाता है विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट।
अच्छा, स्किन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमेन वॉल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। स्किन जो है इसके बारे में तो आपको ये बात याद रखनी है कि स्किन जो होता है इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल इंसिजन्स कर रहे हो, ठीक है, एंटी एब्डोमेन वॉल की, तो आपको ये मद्देनज़र रखना है कि आप इंसिजन जो है वो ये जो क्रीज लाइंस होती हैं, जो लैंगर लाइंस होती हैं, इनके ही पैरेलल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर स्किन के अंदर आप देखते हो नॉर्मली जो लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स करोगे तो दैट विल बी मच मोर बेटर। और ये जो है ना इसकी जो इंसिजन्स होती हैं, जो स्कार्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी हील कर जाते हैं कंपेयर टू अगर आप इसके परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टली करोगे, अब्लीक करोगे, तो देन ऑब्वियसली दे विल टेक टाइम। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। Now let's discuss about this nerve supply, arteries and veins of the skin first of all. So nerve supply की बात करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि nerve supply में, arteries में और veins में how you should remember these things. nerves के अंदर आपने याद रखना है कि जो lower 5 इंटरकोस्टल नर्व्स हैं और साथ में जो 12th वाली इंटरकोस्टल नर्व जिसको हम सब कोस्टल नर्व कहते हैं, वो ये वाली सारी नर्व्स ये सप्लाई करती हैं स्किन को। और फर्दरमोर जो है जो L1 है उसकी इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ये भी जो है सप्लाई करती है एंटी एब्डोमेन वॉल को, ठीक है। सो ये एंटी एब्डोमेन वॉल है, एंटी एब्डोमेन वॉल को जो है इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करेगी और इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स को सप्लाई करेंगी। डर्माटोम के बारे में 2-3 डर्माटोम्स को आप MCQs वाइज याद रखें कि जो जाइफोइड प्रोसेस होता है इसके लेवल पे जो डर्माटोम होता है वो डर्माटोम नंबर 7 है, ठीक है, T7। इसी तरह से जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड होता है, अम्ब्लाइकल कॉर्ड के लेवल पे जो डर्माटोम होता है वो T10 होता है। और जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है उसके लेवल पे जो डर्माटोम होता है वो T1 होता है। तो ये 3 डर्माटोम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये MCQs वाइज इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो नर्व्स दिख रही हैं ये सारी क्या हैं, इंटरकोस्टल नर्व्स हैं। और इसमें जो 12th वाली होती है उसको हम सब कोस्टल नर्व कहते हैं। तो ये सप्लाई कर रही है स्किन को। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है, लंबार प्लेक्सस की ब्रांच, और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है, ये दोनों की दोनों सप्लाई करी है लोअर पार्ट को। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट नर्व सप्लाई। फर्दर मोर जो मैंने डर्माटोम्स की बात की है कि ये जो T7 डर्माटोम होता है ये जाइफोइड प्रोसेस के लेवल पे आता है। जो T10 डर्माटोम होता है ये इंग्वाइनल कैनाल के लेवल पे आता है, सॉरी अम्ब्लाइकस के लेवल पे आता है। और जो L1 है ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके लेवल, आई एम सॉरी आपको नजर आ रहा है, इंग्वाइनल लिगामेंट के लेवल पे आ रहा होता है। आर्टीरियल सप्लाई स्किन को होती है, ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द एंटी एब्डोमेनल वॉल में अगर ये एंटी एब्डोमेनल वॉल है तो इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ से जो है ना इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये इसको सप्लाई कर रहा होता है नीचे से, और ऊपर से जो है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये इसको सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एनास्टोमोसिस भी होगा। और लैटरल साइड से जो है आप देखोगे कि देयर विल बी इंटरकोस्टल आर्टरीज और लंबार आर्टरीज होंगी, दोनों तरफ से वो इसको इस स्किन को सप्लाई करी होंगी। यहाँ भी आप देख सकते हो ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है जो कि ऊपर से सप्लाई करी है, नीचे से जो है ना इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करी होती है, और साइड से जो है लंबार इंटरकोस्टल और लंबार आर्टरीज हैं। और हाँ, इंग्वाइनल कैनाल के लेवल पे डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी जो कि फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करी होती हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरीज भी होती हैं जो कि पेडेंटल रीजन मोस्टली यहाँ इस वाले रीजन को सप्लाई करने का काम करेंगी। सो हम कह सकते हैं कि सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक नॉर्मली मीडियल साइज को सप्लाई करी होती है ऑफ द एब्डोमेन, जबकि जो लैटरल साइज होते हैं वो ज़्यादातर इंटरकोस्टल हो गया, लंबार हो गया, और साथ में जो है फीमोरल आर्टरीज की जो ब्रांचेस हो गई डीप सर्कमफ्लेक्स एंड डीप और सुपरफिशियल पेडेंटल वो सप्लाई करी होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वीनस ड्रेनेज की। सो वीनस ड्रेनेज में ना आपको याद रखना है कि जो अम्ब्लाइकस है उसके ऊपर वाले जो पार्ट होता है एब्डोमेन का वो जो है ड्रेन करता है फाइनल डेस्टिनेशन उनकी सबवे वेना कैवा होता है, जबकि जो नीचे है वो जो है फाइनल डेस्टिनेशन जो उसकी होगी जिसमें ड्रेन करेगा दैट इज इंफीरियर वेना कैवा। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज़ ये है ना कि अब कौन कौन से आर्टरीज यहाँ पर होंगी जो कि ड्रेन करेगी, तो एक लैटरल थोरेसिक होती है, जो लैटरल थोरेसिक है वो जाएगी एंड इट विल ड्रेन टू सुपीरियर वेना कैवा। सिमिलरली देन यहाँ पर इंटरकोस्टल जो वेन्स होती हैं वो जो है एजाइगस वेन में ड्रेन करती है और एजाइगस वेन जाके सुपीरियर वेना कैवा में। फर्दर मोर जो है इंटरनल थोरेसिक जो है वो एक्सिलरी वेन में ड्रेन करती है और वहाँ से सुपीरियर वेना कैवा में। तो 3 मैंने आपको बताया जो अम्ब्लाइकस के ऊपर सुपीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है। नंबर 1 मैंने आपको बोला कि देयर इज़ लैटरल थोरेसिक जो कि सुपीरियर वेना कैवा में ड्रेन करेगी। नंबर 2 मैंने आपको बताया इंटरनल थोरेसिक जो कि एक्सिलरी वेन में जाएगी और एक्सिलरी वेन से सुपीरियर वेना कैवा में। एंड थर्ड जो है दैट इज़ द इंटरनल कोस्टल्स जो हैं वो जाएंगी इनटू द एजाइगस वेन, और एजाइगस वेन के बाद जो है दे विल गो इनटू द सुपीरियर वेना कैवा। ये 3 हो गई। फिर आ जाते हैं हम इंफीरियर वेना कैवा की तरफ, यानी कि जो नीचे वाली पार्ट्स हैं उनसे जो है ना जाएंगी ड्रेनिंग करेंगी इनटू इंफीरियर वेना कैवा। इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, एक है फीमोरल वेन, ठीक है, और दूसरी है पेडेंटल वेन। तो जो भी वेन्स है यहाँ की सारी वो जाके फाइनल ड्रेन करेगी फीमोरल पेडेंटल में, और फिर फीमोरल पेडेंटल जाकर ड्रेन करेगी इनटू इंफीरियर वेना कैवा। मोस्टली अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी है फीमोरल वेन, कौन सी वेन जा रही है फीमोरल वेन में, तो आप कह सकते हो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक हो गई। इसी तरह से जो है
ग्रेट सेफेनस वेन हो गई ये। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, दिस इज बेसिकली द लेटर थोरेसिक वेन, ठीक है। यहाँ से जाएंगी, ये देखिए अम्ब्लाइकस से ऊपर वाली लेटर थोरेसिक वेन जहाँ जो कि ड्रेन करेंगी सुपीरियर वेना केवा। फर्दर मोर जो है ये भी लेटर थोरेसिक है। ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाली, ये सुपीरियर गैस्ट्रिक से जाएंगी इनटू फीमोरल वेन और फीमोरल वेन से इन्फीरियर वेना केवा में। अब एक और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और सिस्टम जो है पोर्टल वेन का। कंसिडर करें कि ये जो है ना लैटरली हम व्यू देख रहे हैं, ये एंटीरियर एब्डोमेन वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर लिवर है फॉर एग्जांपल। लिवर से जो है बेसिकली जो लिवर में जो पोर्टल वेन आती है, लिवर में जो पोर्टल वेन एंटर करती है, उस पोर्टल वेन की जो लेफ्ट ब्रांच होती है, ठीक है, लेफ्ट ब्रांच, ये लेफ्ट ब्रांच इससे कुछ वेन्स निकलती हैं और ये वेन्स जो हैं लिगामेंटम टीरीज के बाद फेल्सिफॉर्म लिगामेंट में जाती है, और फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के बाद ये जो एंटीरियर एब्डोमेन वॉल का स्किन होता है इन सब कुटिनियसली आ जाती हैं। यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो पोर्टल वेन है उसमें से लेफ्ट ब्रांच से कुछ वेन्स निकलती हैं जो कि लिगामेंटम टीरीज से गुजर के फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से गुजर के जो है स्किन की सुपरफिशियली आ जाती हैं, एंटीरियर एब्डोमेन वॉल की, यानी कि स्किन के लेवल पे आ जाती हैं, सब कुटिनियसली आ जाती हैं। ये जो वेन्स होती हैं, ये फॉर एग्जांपल ये अम्ब्लाइकस है, अम्ब्लाइकस से पे ये बाहर निकलती हैं और ये ऐसे रेडिएट कर जाती हैं। ये क्या थी, ये वो वेन्स थी जो कि पोर्टल वेन से आ रही हैं, और ये जो है ना इस तरह से एनास्टोमोस करती हैं विद द वेन्स जो कि ऊपर सुपीरियर वेना केवा में जा रही हैं और वेन्स जो कि इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रही हैं। तो ये एक क्या बनता है, एनास्टोमोसिस बन रहा है। एनास्टोमोसिस सुपीरियर वो वेन्स जो कि सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करेंगी, उनका एनास्टोमोस हो रहा है विद द पोर्टल वेन। जो इन्फीरियर में ड्रेन करेगी उनका भी एनास्टोमोस होता है पोर्टल वेन की, जो ये सबकुटेनियस ब्रांचेस हैं, और आपस में भी इनका एनास्टोमोस होता है इन तमाम वेन्स का। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से ब्लड जो है नॉर्मली ड्रेन कर रहा है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा का जो लेट से पाथवे है वो ब्लॉक हो गया है, तो क्या होगा कि जो ब्लड ऊपर जा रहा था वो नीचे आएगा, इन एनास्टोमोस के जरिए से, इन वेन्स के जरिए से, इन पाथवेज के जरिए से एंटर कर जाएगा इनटू द हार्ट। सेकंड, अगर इन्फीरियर वेना केवा ब्लॉक है तो क्या हो सकता है, इन वेन्स के तरीके से, जैसे कि सुपीरियर वेना केवा की वेन्स हो गई या पोर्टल वेन्स हो गई, उनके जरिए से चला जाएगा इनटू द हार्ट। थर्ड केस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लिवर में कोई प्रॉब्लम है, सिरोसिस है, लिवर ब्लॉकेज है, पोर्टल वेन ब्लॉक्ड है, तो फिर ये जो है ना यहाँ से ये जो वेन्स होती हैं, छोटी छोटी वेन्स जो है आपको दिख रही है यहाँ पे रेडिएट कर रही हैं, इनसे ब्लड जो है इन सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर उन वेन में चला जाएगा जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रही हैं, यानी एक बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर जब उन केसेस में किचन में क्या होता है कि आप देखते हो कि पोर्टल वेन जो है वो ब्लॉक्ड है, या फिर लिवर फॉर एग्जांपल उसकी सिरोसिस हो चुकी है, या फिर लिवर का कोई इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से जो है ब्लड पोर्टल वेन के जरिए से लिवर से पास करके नहीं जा पा रहा है इन्फीरियर वेना केवा में, तो क्या होता है कि ये जो है ना इन वेन्स के जरिए से, ये जो आपको दिख रही है, मैंने बताया आपको ये वाली सुपरफिशियल वेन्स जो पोर्टल वेन से निकली है, इनमें ब्लड आ जाता है और फिर यहाँ से जो है ना एनास्टोमोस करके सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में जाता है। और इस वजह से जो है ना ऐसे पेशेंट्स में जिनमें इस तरह की कंडीशन है, यानी कि पोर्टल वेन ब्लॉकेज है, तो आपको अम्ब्लाइकस के गिर्द यहाँ पे रेडिएटिंग किस्म की एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम कहते हैं कैपिट मेड्यूसाई, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट।